कहानी शुरू होती है आगरा के एक बेहद शांत और सिंपल एरिया शिकंड्रा की रेणुका धाम कॉलोनी अवधपुरी। इस मोहल्ले के एक नॉर्मल से घर में रहती थी शर्मा फैमिली। बाहर से देखने पर नाइबर्स के लिए ये बिल्कुल वही आम मिडिल क्लास फैमिली थी जो हर सुबह अपने कामों में बिजी हो जाती है। इस घर में मुख्य सदस्य थे 44 इयर्स ओल्ड सुरेंद्र कुमार शर्मा। सुरेंद्र का परिवार मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले थे। उनके पिताजी राधेश्याम शर्मा एक इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे और रिटायर के बाद साल 2012 के आसपास फैमिली के साथ आगरा शिफ्ट हो गए थे। सुंदर की शादी करीब 16 इयर्स पहले रूबी शर्मा से हुई थी। इनकी दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी प्राची जिसका उम्र 15 इयर्स है और छोटी बेटी सिद्धि जो 9 इयर्स की है। घर में सुरेंद्र की बुजुर्ग माँ कमल देवी भी साथ रहती थी। लेकिन दोस्तों, जैसे कहते हैं ना कि हर शांत दिखने वाले समुंदर के नीचे एक तूफान छुपा होता है। इस नॉर्मल फैमिली के अंदर एक ऐसी दलदल बन चुकी थी जो इस घर को रोज अंदर से खोखला कर रही थी। सुरेंद्र पिछले काफी समय से अनएम्प्लॉय यानी बेरोजगार चल रहे थे। बीच में उन्होंने एक डिलीवरी बॉय की तरह काम शुरू भी किया था, पर उनकी एक पुरानी आदत की वजह से वो काम भी छूट गया और वो आदत थी अल्कोहल की। सुरेंद्र की इस एडिक्शन की वजह से घर में हर तीसरे दिन भयानक कलेश होता था। घर का खर्चा उनके लेट फादर की 32,000 रुपीस की मंथली पेंशन से चलता था, लेकिन सुरेंद्र उसमें से भी पैसे खराब कर देते थे। जब उनकी वाइफ रूबी इस बात का विरोध करती तो मामला डोमेस्टिक वायलेंस तक पहुंच जाता था। पड़ोसी बताते हैं कि उनके घर से अक्सर झगड़ों की आवाज आती थी, पर जब भी कोई बचाव करने आता तो दोनों उसे अपना घरेलू मामला बोलकर भेज देते। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये खामोश गुस्सा एक दिन इस मोड़ पर खड़ा हो जाएगा। डेट आती है 18 मई 2026। आगरा की उस सुबह सब कुछ वैसे ही था जैसा हमेशा रहता था, लेकिन उसी दोपहर सुरेंद्र कुमार शर्मा अचानक से गायब हो जाते हैं। शुरुआत में फैमिली को लगता है कि वो गुस्से में कहीं चले गए हैं, क्योंकि पहले भी वो बिना बताए 1-2 दिन के लिए बाहर चले जाया करते थे। लेकिन जब 2 दिन बीत गए और सुरेंद्र का मोबाइल फोन घर के अंदर ही मिला, तब उनके बड़े भाई अनिल शर्मा जो शाहगंज में रहते हैं और एक ऑटो ड्राइवर हैं, उन्हें शक होने लगा। इधर रूबी शर्मा का बिहेवियर बिल्कुल एक डरी हुई परेशान पत्नी जैसी थी। वो पड़ोसियों के सामने रो पड़ती थी, हर आने जाने वाले से कहती थी कि सुरेंद्र घर से 3,000 रुपए लेकर निकल गए हैं और लौटकर नहीं आए हैं। करीब एक हफ्ते बाद यानी 26 मई 2026 को रूबी खुद शिखंड्रा पुलिस स्टेशन जाती है और एक फॉर्मल मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पुलिस ने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो किया, सीसीटीवी चेक किया, रिलेटिव से बात की, पर कोई क्लू नहीं मिला। रूबी लगातार पुलिस के टच में थी। जहां पुलिस बोलती वहां साथ जाती ताकि किसी को रत्ती भर भी शक ना हो। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। सुरेंद्र के भाई अनिल शर्मा को लगातार एक बात परेशान कर रही थी। जून के महीने में जब फादर की पेंशन आई तो रूबी ने अनिल को उनका शेयर देने से मना कर दिया और झूठ बोल दिया कि इस बार अकाउंट में पैसे नहीं आए।
अनिल को अजीब लगा। वो सीधे बैंक से फॉर्मल स्टेटमेंट निकलवाया और वहां जो देखा उसने अनिल के होश उड़ गए। सुरेंद्र के गायब होने के बाद भी उनके अकाउंट से लगातार एटीएम और पेटीएम के जरिए ट्रांजैक्शन हो रहे थे और सबसे बड़ा पॉइंट, सुरेंद्र अपना एटीएम कार्ड हमेशा अपने पास ही रखते थे। अगर सुरेंद्र गायब थे तो उनके अकाउंट से पैसे कौन निकाल रहा था? करीब 45 डेज बीत चुके थे। पुलिस का एक ऑफिसर एक पुराने लीगल मैटर के वेरिफिकेशन के सिलसिले में सुरेंद्र के घर पहुंच जाते हैं। दरअसल साल 2017 में सुरेंद्र पर एक ट्रक चोरी का मामला दर्ज था और उसी रूटीन पेपर वर्क के लिए पुलिस वहां गई थी। उनका मकसद कोई मर्डर इन्वेस्टिगेशन नहीं था, लेकिन जैसे ही पुलिस ने रिकॉर्ड के लिए रूबी की एक फोटो क्लिक करनी चाही, रूबी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपना शुरू हो गए। एक एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर के लिए सामने वाले के चेहरे पर आने वाली ये सडन एंजाइटी सब कुछ बयान करने के लिए काफी होती है। पुलिस का फोकस अब घर के बाहर से हटकर घर के अंदर शिफ्ट हो गया। उसी वक्त अनिल शर्मा ने पुलिस को सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में भी बता दिया। अनिल ने रूबी पर प्रेशर बनाया और उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया कि अगर कोई ऐसी बात है, गुस्से में कुछ हो गया है तो हमें सच बता दो, परिवार तुम्हें हैंडल कर लेगा। एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ परिवार का लगातार प्रेशर 45 डेज से झूठ का एक भयानक बोझ ढो रही रूबी अचानक टूट गई। 3 जुलाई 2026 की सुबह करीब 6 बजे रूबी ने अनिल शर्मा कॉल किया और रोते हुए कहा कि सुरेंद्र कहीं बाहर नहीं गए, घर के बाथरूम में ही है। अनिल तेजी से घर पहुंचे। उन्होंने बाथरूम चेक किया पर वहां कुछ नहीं था। तब रूबी ने कहा, वो फ्लोर के 2 फीट नीचे है। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। फॉरेंसिक टीम और मजदूरों को बुलाया गया। जैसे ही बाथरूम के उस नए वाले फ्लोर को तोड़ा गया, वहां से सुरेंद्र का बॉडी मिला। पूरे 45 डेज तक रूबी उसी बाथरूम का बिना किसी डर के रोज इस्तेमाल कर रही थी। अब सवाल आता है कि इस पूरे काम को अंजाम कैसे दिया गया। 18 मई की सुबह रूबी ने एक भयंकर प्लान किया। उसने अनिल शर्मा को फोन करके कहा कि सुरेंद्र के पुराने केस की वजह से आज पुलिस घर पर रेड मार सकती है। बच्चों और माँ को परेशानी ना हो, इसलिए आप उन्हें अपने घर ले जाइए। अनिल को बात सही लगी और वो सुरेंद्र की मां कमल देवी और 2 बेटियों प्राची और सिद्धि को अपने साथ शाहगंज ले गए। घर अब पूरी तरह खाली था। रूबी जानती थी कि सुरेंद्र को स्वीट डिश, खासकर खीर बेहद पसंद थी। उस रात उसने बड़े प्यार से खीर बनाई, लेकिन उस खीर के अंदर करीब 2 डजन स्लीपिंग पिल्स पीसकर मिला दी। खीर खाने के कुछ ही देर बाद सुरेंद्र पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो गया। जब उनका रिफ्लेक्शन एक्शन खत्म हो गया, तब रूबी ने उन्हें हमेशा के लिए शांत कर दिया। अगली सुबह घर के अंदर मौजूद इंडियन टॉयलेट सीट के ठीक बगल में करीब 2 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। सुरेंद्र की बॉडी को दफन किया गया, जहां हेड को कॉर्नर की तरफ और लेग्स को गेट की तरफ रखा गया।
बॉडी पर मिट्टी और कंक्रीट डालने के बाद रूबी ने एक नॉर्मल मजदूर को बुलाया। उन्हें बोला गया कि बाथरूम का फ्लोर टूट गया है और नया प्लास्टर करना है। उन अनजान मजदूरों ने बॉडी के ऊपर ही कंक्रीट की पक्की लेयर बिछा दी। सुरेंद्र की 15 साल की बड़ी बेटी प्राची के स्टेटमेंट लिए तो सबकी आंखें नम हो गई। प्राची ने बताया कि 18 मई की सुबह जब मैं अपने ताऊजी के साथ जा रही थी तो पापा रूम में लेटे हुए थे। मुझे लगा वो सो रहे हैं, इसलिए मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। उस बच्ची को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने पिता को आखिरी बार देख रही थी। फिलहाल आगरा के डीसीपी सैयद अली अब्बास का कहना है कि एक महिला के लिए अकेला गड्ढा खोदना और इतना सब कुछ परफेक्टली प्लान करना थोड़ा डाउटफुल लगता है। इसीलिए पुलिस इस मामले को दृश्यम स्टाइल एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रही है, ताकि अगर कोई और भी इसमें पर्दे के पीछे शामिल हो तो उसका सच भी सामने आ सके। इस पूरे केस का प्राइमरी मोटिव डोमेस्टिक अब्यूज और फाइनेंशियल क्राइसिस को बताया गया है। रूबी का क्लेम है कि वो सालों से फिजिकल टॉर्चर सह रही थी। आखिरी में उसने एक एक्सट्रीम डिसीजन लिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा सबक है हम सब के लिए। अगर किसी के घर में टॉक्सिक रिलेशन है या कोई परेशानी है तो हमारे पास लीगल ऑप्शन है। लॉस बने हैं, सेपरेशन के रास्ते हैं, डाइवर्स लीगल है। एक गलत और इलीगल स्टेप ना सिर्फ एक जिंदगी को खत्म करता है, बल्कि बचे हुए पूरे परिवार और आने वाली जनरेशन का फ्यूचर हमेशा के लिए अंधेरे में ढकेल देता है। आपको क्या लगता है, क्या इस केस के पीछे कोई और हिडन माइंड हो सकता है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। तो ऐसे ही केसेस के बारे में देखना पसंद करते हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। जय हिंद।